हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इकाई 3 मुद्रा प्रबंधन एवं उपभोक्ता शिक्षा, इसका जो सेकंड चैप्टर है बचत एवं निवेश, इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इस पार्ट का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। आज हम इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, बचत क्या है, इसके महत्व की चर्चा कीजिए। बचत क्या होता है? तो आपकी मासिक आय और खर्चों के बीच का जो अंतर होता है वही तो हमारा बचत होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि वह धन जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि भविष्य में उपभोग करने के लिए जानबूझकर अलग रखा जाता है, वह हमारा बचत होता है। अब आता है बचत का क्या महत्व है, बचत हमें क्यों करना चाहिए। तो यदि हम बचत करते हैं तो हम मानसिक रूप से भी अपने भविष्य में आने वाली जो परेशानियां होती है उसके लिए तैयार होते हैं। यदि हम बचत नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, तो हमें हमेशा यह डर बना रहेगा कि भविष्य में कौन सी परेशानियां कब आ जाएगी, उस वक्त हम क्या करेंगे। यदि हम बचत की योजना बनाते रहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम अपनी आय और अपने व्यय, जो इनकम होता है वो और जो खर्च करते हैं वो, इन दोनों में एक संतुलन बनाते रहते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बचत करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न आता है वह है, चेक कितने प्रकार के होते हैं। तो चेक के प्रकार के विषय में हमने पढ़ा था। चेक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। चेक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है वाहन चेक, दूसरा होता है आदेश चेक, तीसरा होता है रेखांकित चेक और चौथा होता है खुला चेक। ये जो है वो चेक के 4 प्रकार होते हैं। अब इसके बाद आता है बचत की आवश्यकताएं लिखिए। बचत की क्या आवश्यकताएं हैं, हमें बचत क्यों करना चाहिए। तो बचत जो है वो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। क्यों? क्योंकि बचत जो है वो परिवार को आर्थिक रूप से अधिक आत्मविश्वासी बनाता है। बचत जो है वो आय और व्यय में संतुलन बनाए रखता है और फिर इससे पारिवारिक जीवन चक्र के विभिन्न स्तरों पर धन की आवश्यकताओं की असमानताओं में सहायता मिलती है। पारिवारिक जीवन चक्र में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन यदि हमने अपने पैसे को बचा कर रखा है, बचत किया है, तो यह हमारे लिए हमेशा ही लाभप्रद साबित होता है। तो इसलिए हमें बचत की आवश्यकता है। इसके बाद आता है जो अगला प्रश्न, वह है बचत का मुख्य लाभ क्या है। बचत का क्या लाभ होता है। तो अभी हमने देखा बचत का लाभ है कि हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं, परिवार को आर्थिक रूप से अधिक आत्मविश्वासी बना सकते हैं और बचत से हम अपने आय और व्यय में संतुलन भी बना सकते हैं। तो इस तरह जो बचत होता है उनके कई लाभ होते हैं। फिर आता है अगला प्रश्न, अपनी बचत का निवेश करते समय आप किन बातों पर ध्यान देंगे। जब हम अपना बचत करते हैं और उस पैसे को हम निवेश में लगाते हैं तो किन किन बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। तो जब हम बचत का निवेश करते हैं तो हमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि बचत में जोखिम नहीं है लेकिन निवेश में जोखिम होता है। हमें अपने धन का निवेश करने से पहले अनुभवी विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लेना चाहिए। आप जहां निवेश कर रहे हैं उससे आपको भविष्य में कब और कैसे कितना रिटर्न मिलेगा, इन सब बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह बचत का जब हम निवेश करते हैं तो हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। इसके बाद आता है भविष्य निधि योजना में धन रखने के लाभ बताइए। तो भविष्य निधि योजना जो है वो क्या है। यह योजना केवल नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए ही होती है। इसमें जमा की जाने वाली राशि
सीधे उसके वेतन से काट ली जाती है, जिससे व्यक्ति का बचत का अतिरिक्त भार नहीं उठाना पड़ता है। अब भविष्य निधि में धन रखने से क्या लाभ होता है? इसमें धन जो है वो सुरक्षित रहता है। दूसरा इसका लाभ है कि धन ब्याज सहित वापस मिल जाता है। इसका तीसरा लाभ होता है आवश्यकता पड़ने पर अपने धन पर सरलता से ऋण उपलब्ध हो सकता है, आपको लोन मिल सकता है। और इसका चौथा जो लाभ है वह है भविष्य निधि में बचत करने के लिए अधिक सोचना नहीं पड़ता है। तो इस तरह हम अपने भविष्य निधि योजना में धन को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है निश्चित अवधि जमा खाता क्या है? निश्चित अवधि जमा खाता क्या है? तो यह जो जमा खाता है वह इसमें धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। निश्चित अवधि कम से कम 3 माह की होनी चाहिए। बैंक से धन निश्चित अवधि की समाप्ति पर ही निकाला जाता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर कुछ कटौती के साथ भी धनराशि निकाली जा सकती है। निश्चित अवधि बढ़ने के साथ साथ प्रतिशत ब्याज भी बढ़ाया जाता है। धनराशि जमा कराने पर जमाकर्ता को एक रसीद दी जाती है। जमा धनराशि पर जमाकर्ता ब्याज अपनी इच्छानुसार तिमाही, छमाही या वार्षिक या अवधि समाप्त होने पर धनराशि के साथ ले सकता है। निश्चित अवधि की समाप्ति पर यह रसीद बैंक को देकर जमा राशि ब्याज सहित वापस ली जाती है। तो यह था निश्चित अवधि जमा खाता। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है बचत एवं निवेश को परिभाषित कीजिए। बचत क्या है और निवेश क्या है? तो बचत की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि बचत वह धन है जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि भविष्य के उपभोग के लिए जानबूझकर अलग रखा जाता है। इसे हम बचत कहते हैं। वही जो निवेश होता है उसमें जिस बचत राशि पर ब्याज अथवा प्रीमियम प्राप्त होता है उसे हम निवेश कहते हैं। इसके बाद जो प्रश्न आता है वह है यूनिट ट्रस्ट क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया विभिन्न योजनाओं में इकाइयों को बेचकर लोगों की बचत एकत्र करता है। प्रति यूनिट का मूल्य जो है वो 10 रुपए होता है। कोई भी व्यक्ति इसे एक या संयुक्त नामों से खरीद सकता है। 100 रुपए की एक यूनिट होती है। एक व्यक्ति को कम से कम 10 यूनिट खरीदने होते हैं। और इस ट्रस्ट की जो योजनाएं हैं उसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है मुक्त अंत योजना और जो दूसरा होता है वह है बंद अंत योजना। मुक्त अंत योजना जो होता है यह जून के माह को छोड़कर पूरे वर्ष बेची जाती है, लेकिन जो बंद अंत योजना होता है यहाँ यूनिट्स एक निश्चित समय पर अवधि पर ही निश्चित अवधि पर ही बेची जाती है, जैसे एक वर्ष में एक बार या 2 बार। तो यह होता है बंद अंत योजना। यह था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न वह है एक परिवार को नियमित रूप से अपनी आय के कुछ अंश की बचत करने के लिए किस प्रकार प्रेरित करेंगे? तो आपकी मासिक आय और खर्चों के बीच का जो अंतर होता है वह बचत कहलाता है। जब किसी परिवार को हमें बचत करने के लिए प्रेरित करने की बात आती है तो हम उसे कई उदाहरण देकर इन बातों के बारे में समझा सकते हैं, इन बातों के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जैसे यदि हम भविष्य में कोई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए हमें अभी से बचत करने की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने भविष्य के लक्ष्य की पूर्ति करते हैं और साथ ही साथ अपने भविष्य को सुरक्षित भी कर सकते हैं। शुरू में हमें ऐसा करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे यह हमारी आदतों में शामिल हो जाता है और बचत करने की आदत एक बहुत ही अच्छी आदत होती है। तो इस तरह कुछ एग्जाम्पल देकर हम किसी परिवार को बचत करने के लिए
प्रेरित कर सकते हैं। इसके बाद आता है रेखांकित चेक किसे कहते हैं। रेखांकित चेक क्या होता है? तो रेखांकित चेक होता है, इस चेक के मुख्य पृष्ठ पर दो तिरछी रेखाएं खींची होती है। इन दो रेखाओं के बीच कुछ लिखा हो सकता है या नहीं भी लिखा हो सकता है। इस चेक का भुगतान बैंक की खिड़की पर नहीं प्राप्त होता, उसको प्राप्तकर्ता के खाते में जमा करना होता है और उसका भुगतान बैंक के माध्यम से ही संभव होता है। यह चेक सुरक्षित होता है। उसके बाद आता है बैंक को परिभाषित कीजिए। बैंक क्या है? तो बैंक की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि बैंक वह संस्थान है जहां रुपए का लेन देन होता है। कोई भी व्यक्ति अपने रुपए को बैंक में जमा कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पे कभी भी उस राशि को निकाल सकता है। बैंक इस धन पर कुछ राशि ब्याज के रूप में भी देता है। उसके बाद आता है जीवन बीमा को परिभाषित कीजिए। जीवन बीमा क्या है? तो बीमा एक प्रकार की आर्थिक संरक्षण योजना है। जीवन बीमा पॉलिसी धारक को जिन परिस्थितियों के लिए बीमा करवाया गया है उसमें निश्चित राशि देने की संविदा है। जीवन बीमा निगम सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था है जिसमें लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कुछ राशि जमा कराते हैं और समय पड़ने पर यह संस्था उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराती है। मृत्यु, असमर्थता, चोरी, दुर्घटनाओं और अन्य विपत्तियों में सुरक्षा के लिए जीवन बीमा की विभिन्न योजनाएं ली जाती है। इसके बाद आता है बचत खाता की परिभाषा दीजिए। बचत खाता क्या है? बचत खाता जनता में बचत की आदत को प्रोत्साहन देता है। अधिकांश बैंकों में यह खाता 1,000 रुपए जमा करके शुरू किया जा सकता है और जमाकर्ता इसमें कभी भी जमा किया हुआ धन कभी भी निकाल सकता है। तो यह खुलता कैसे है? इसके लिए किसी बालिग व्यक्ति के नाम पर यह खाता खुलता है। 2 या अधिक व्यक्तियों के नाम पर संयुक्त खाता खोला जा सकता है और 10 वर्ष से अधिक नाबालिग बच्चे के नाम पर बचत खाते में धनराशि नगद, चेक या ड्राफ्ट के रूप में जमा कराई जा सकती है। इस खाते में सप्ताह में 2 बार धन निकाला जा सकता है। यह था बचत खाता। इसके बाद आता है बचत तथा निवेश में क्या अंतर होता है। तो बचत और निवेश जो है वह 2 अलग चीजें हैं। लोग बचत और निवेश को एक समझते हैं लेकिन इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। आजकल के दौर में बचत करना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। वहीं अगर हम अपनी पूंजी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें निवेश करना होगा। नियमित रूप से बचत करना और लंबे समय के लिए निवेश करना यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगला जो प्रश्न है वह है डाकघर से आप क्या समझते हैं। तो डाकघर जो है वह सरकारी संस्था है। यह धन को सुरक्षित रखने का एक अच्छा माध्यम माना जाता है। डाकघर की सुविधा बैंकों से अधिक स्थानों पर उपलब्ध होती है। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वालों के लिए डाकघर अधिक सुविधाजनक होते हैं क्योंकि डाकघर जो है वह प्रायः हर आवासीय कॉलोनी में होते हैं। डाकघर में निवेश की सुविधा बहुत ही सरल रखा गया है। इसमें निवेश की सुविधा को सरल इसलिए रखा गया है क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति भी या थोड़े से ज्ञान वाला व्यक्ति भी अपना धन आसानी से जमा कर सके। डाकघर योजनाएं बैंक योजनाओं से काफी मिलती जुलती होती है। डाकघर के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है जिसमें हम अपने पैसे निवेश कर सकते हैं। इसके बाद आता है बचत क्या है, इससे होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। तो बचत वह धन होता है जो हम वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में खर्च नहीं करते हैं बल्कि अपने भविष्य के खर्चों के लिए उसे जानबूझकर अलग रखते हैं। अब इसका लाभ क्या होता है? तो बचत परिवार को आर्थिक रूप से अधिक आत्मविश्वासी बनाता है तथा उसे हिम्मत से भविष्य का सामना करने योग्य बनाता है।
बचत का मुख्य उद्देश्य भविष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वर्तमान आय से कुछ भाग को अलग रखना होता है। बचत जो है वो अनदेखी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी सहायक होती है। भविष्य अनजान तथा असुरक्षित होता है, कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। बचा हुआ धन भविष्य के आपातकालों, असुरक्षा के दिनों में प्रयोग किया जा सकता है। बचत जो है वह समाज में परिवार को मान मूल्य प्रदान करती है। यदि एक व्यक्ति के पास बड़ा बैंक बैलेंस होता है तो वह उच्च स्तर का आनंद उठाता है। बचत व्यवसाय चक्र द्वारा आई असमानताओं का सामना करने में भी सहायता प्रदान करती है। व्यवसाय चक्र में परिवर्तनों के कारण आर्थिक व्यवस्था में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अगला प्रश्न है, आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए किन किन योजनाओं में निवेश करना चाहिए? तो आयकर में छूट के लिए जो योजनाएं हैं वह है जीवन बीमा, यूनिट्स, भविष्य निधि योजना, जन भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि। इसके बाद आता है सामान्य भविष्य निधि तथा कर्मचारी भविष्य निधि के मध्य एक समानता तथा एक भिन्नता प्रस्तुत कीजिए। प्रत्येक से एक सामान्य लाभ का विशिष्टीकरण दीजिए। तो सामान्य भविष्य निधि योजना और कर्मचारी भविष्य निधि योजना है क्या? तो जो सामान्य भविष्य निधि योजना होता है यह सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है, जबकि कर्मचारी भविष्य निधि योजना गैर सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। सामान्य भविष्य निधि योजना में प्रति माह वेतन का 12% या कर्मचारी की इच्छा पर इससे अधिक धनराशि वेतन में से काटकर उसके भविष्य निधि खाते में जमा कर दी जाती है। और फिर जब कर्मचारी रिटायर होता है तो उसके बाद या फिर उसके निधन हो जाने के बाद वह राशि ब्याज सहित वापस दे दी जाती है। इसमें कर्मचारी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना होता है। इसके बाद जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना है इसमें कर्मचारी के वेतन का 8% तक धनराशि उसके खाते में जमा करवा दी जाती है तथा उतने ही उस संस्था के प्रबंधक को कर्मचारी के खाते में जमा करनी पड़ती है। फिर कर्मचारी के नौकरी से रिटायर होने या फिर निधन पर धनराशि ब्याज सहित लौटा दी जाती है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए होती है जो सेवानिवृत्ति के पश्चात मासिक निवृत्ति भत्ता नहीं मिलता है जिनको। इन योजना में जमा धनराशि पर भी आयकर छूट का लाभ मिलता है। दोनों ही योजना नौकरी वालों के लिए होती है, लेकिन जो सामान्य भविष्य निधि योजना है वह सरकारी नौकरी वालों के लिए और जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना होती है वो गैर सरकारी नौकरी वालों के लिए होती है। इसके बाद आता है जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने के लाभ व हानियां बताइए। जीवन बीमा पॉलिसी हमें क्यों खरीदना चाहिए? तो जीवन बीमा के जो लाभ हैं वह है बीमेदार की आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद इसमें आयकर में छूट भी मिलता है। इसमें धन को सुरक्षित रखा जाता है। यह बचत का अच्छा साधन होता है। बच्चों के शादी विवाह आदि का प्रावधान राष्ट्र निर्माण में भी यह सहायक होता है। वृद्धावस्था में भी सुरक्षा प्रदान करता है। लोन की सुविधा होती है। अनिवार्य बचत अर्थात एक बार बीमा पॉलिसी लेने के बाद अनिवार्य रूप से बीमा की किस्त जमा करानी पड़ती है। अगला प्रश्न है विभिन्न जीवन बीमा पॉलिसियों का वर्णन कीजिए। तो जीवन बीमा की जो पॉलिसी है उसमें पहला आता है आजीवन बीमा, दूसरा आता है सीमित भुगतान आजीवन बीमा, तीसरा होता है बंदोबस्त बीमा, चौथा मिश्रित जीवन बंदोबस्ती बीमा, पांचवा होता है बहु उद्देशीय बीमा पत्र, छठा होता है वार्षिक वृत्ति बीमा, फिर बच्चों के लिए बीमा पत्र और फिर आता है धन वापसी बीमा। पहला जो आजीवन बीमा है इस योजना में बीमा कराने वाला व्यक्ति
अपनी सुविधा अनुसार तिमाही, छमाही या वार्षिक किस्त जमा कर सकता है और उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही बीमा योजना का लाभ उसके उत्तराधिकारी को मिलता है। उसके बाद आता है सीमित भुगतान आजीवन बीमा। इस योजना में बीमा कराने वाले व्यक्ति को निश्चित धन निश्चित अवधि तक जमा करानी पड़ती है, परंतु बीमा का धन उसके उत्तराधिकारी को उसकी मृत्यु के बाद ही मिलता है। इसमें कम से कम 12 वर्ष के लिए 1 लाख की पॉलिसी होती है। उसके बाद आता है बंदोबस्त बीमा। इसमें एक निश्चित अवधि में जब प्रीमियम की पूरी किस्त चुका दी जाती है तो बीमे का धन बीमा कराने वाले व्यक्ति को मिल जाता है। यदि अवधि पूर्ण होने से पहले ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बीमे की पूरी राशि उसके उत्तराधिकारी को दे दी जाती है। इसके बाद आता है मिश्रित जीवन बंदोबस्ती बीमा। यह पॉलिसी चुने गए निश्चित वर्गों के 2 व्यक्तियों के लिए होती है। इसमें यदि बीमा कराने वाले 2 व्यक्तियों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरे को बीमा का पूरा धन मिल जाता है अथवा निश्चित अवधि पूरी होने के बाद धनराशि मिल जाती है। इसके बाद होता है बहुउद्देशीय बीमा पत्र। यह बीमा कई उद्देश्यों से कराया जाता है। इसमें परिवार की सुरक्षा, संतान की शिक्षा, विवाह, वृद्धावस्था में व्यवस्था आदि के लिए धन प्राप्त होता है। यह बीमा जो है वह केवल 30 वर्ष तक की अवधि के लिए होता है तथा बीमा कराने वाले व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है वार्षिक वृत्ति बीमा। निश्चित प्रीमियम देखकर बीमा कराने वाला व्यक्ति मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक किस्तों के रूप में राशि प्राप्त कर सकता है। इसके बाद आता है बच्चों के लिए बीमा पत्र। यह बीमा पत्र बच्चों के हित के लिए होते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बच्चों के लिए 2 प्रकार की बीमा पत्र प्रस्तावित किए गए हैं। पहला है शिक्षण बीमा पत्र और दूसरा है वैवाहिक बीमा पत्र। इसके बाद आता है धन वापसी बीमा। इस योजना में नियमित समय के अंतर में बीमा की अवधि समाप्त होने से पूर्व रकम प्राप्त की जाती है जिसका उपयोग जमाकर्ता अपनी अनेक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में कर सकता है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय बचत पत्र का सामान्य परिचय दीजिए। राष्ट्रीय बचत पत्र है क्या? यहाँ प्रतिवर्ष 8% ब्याज मिलती है। यह 100 रुपए से प्रारंभ होती है तथा इन प्रमाण पत्रों को खरीदने के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। इसमें आयकर से छूट भी मिलती है। इस बचत पत्र से नियमित आय होती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है वह है बचत खाता तथा चालू खाता में अंतर स्पष्ट कीजिए। बचत खाता क्या है और चालू खाता क्या है? तो बचत खाता जो है वह जनता में बचत की आदत को प्रोत्साहित करता है। अधिकांश बैंकों में यह खाता 1000 रुपए जमा करके शुरू किया जा सकता है और जमाकर्ता इसमें कभी भी जमा किया हुआ धन निकाल सकता है। वहीं चालू खाता जो है वह व्यापारी वर्ग के लिए उपयुक्त रहता है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर इस खाते में से जितनी बार चाहे धन निकाला जा सकता है। इसी कारण इस खाते में जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलता है। बैंक में यह खाता शुरू करने के लिए कम से कम 5000 रुपए जमा करने होते हैं तथा किसी भी समय खाते में इससे कम राशि नहीं होनी चाहिए। बैंक इस खाते पर अपनी सेवाओं के बदले कुछ खर्चे व्यापारियों से वसूल करते हैं। इसके बाद आता है जीवन बीमा के लाभों की चर्चा कीजिए। जीवन बीमा कराने के क्या क्या लाभ होते हैं? तो जीवन बीमा के लाभ में बीमेदार की आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें बचत का यह एक अच्छा साधन होता है। इसमें धन को हम सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें आयकर में छूट भी मिलती है। वृद्धावस्था के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी होता है।
राष्ट्र निर्माण में भी सहायक होता है। बच्चों के शादी विवाह आदि का प्रावधान है। इसमें लोन की सुविधा भी होती है। अनिवार्य बचत अर्थात एक बार बीमा पॉलिसी लेने के बाद अनिवार्य रूप से बीमा की किस्त जमा करानी होती है। तो ये जीवन बीमा के लाभ हैं। उसके बाद आता है बॉन्ड व शेयर में धन निवेश करने की तुलना कीजिए। बॉन्ड में धन निवेश करना कैसे होता है और शेयर में कैसे होता है। तो जो बॉन्ड होता है यह सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों द्वारा निश्चित अवधि के लिए निर्गमित किया जाता है। इन पर अधिक ब्याज मिलता है, परंतु जमा राशि की सुरक्षा की गारंटी सरकार की नहीं होती है। इसके बावजूद कंपनी की साख के अनुसार इसके बॉन्ड काफी प्रचलित होते हैं। वहीं जो शेयर होता है यह कई कंपनियों में शेयर और ऋण पत्रों के रूप में बचत की जाती है। अंश या शेयर वह इकाई है जिसमें कंपनी की कुल पूंजी विभाजित की जाती है। किसी कंपनी के शेयर खरीदने से आप उसके आंशिक रूप से मालिक हो जाते हैं। कंपनी द्वारा अर्जित लाभ सभी शेयर धारकों में बराबर बांट दिया जाता है। इसके बाद आता है उचित निवेश के मार्गदर्शन के बारे में लिखिए। तो उचित निवेश करने के मार्गदर्शन में पहला है निवेश के विभिन्न क्षेत्रों में अपने धन की सुरक्षा व उचित आवृत्ति के लिए इन योजनाओं के सभी पहलुओं को भली प्रकार जांच लेना चाहिए। निवेश सुरक्षित होने के साथ साथ लाभकारी तथा कर बचाने वाला भी होना चाहिए। इसका दूसरा जो है वह है धन के निवेश का लक्ष्य है अपने जीवन को शीघ्र व सुरक्षित रूप से बढ़ाना, परंतु कितना धन जमा करना है यह जमाकर्ता के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अपनी बचत को हानि, आग, चोरी और अन्य संकट से बचाना चाहिए। इसमें तीसरा जो मार्गदर्शन है वह है धन का निवेश सोने आदि में करना खतरनाक हो सकता है यदि उन्हें सुरक्षित न रखा जाए। बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव के कारण शेयरों में भी धन लगाना काफी जोखिमपूर्ण होता है। इसके बाद आता है विभिन्न वित्तीय संस्थान भिन्न भिन्न ब्याज दर देते हैं, अतः इन सभी ब्याज दरों को अच्छी तरह अध्ययन करके ही उच्च ब्याज दर प्राप्त किया जाता है। अपनी बचत को इस प्रकार निवेश करना चाहिए जिससे आपातकाल में बिना ब्याज खोए धनराशि शीघ्र ही हमें मिल जाए। अगला जो मार्गदर्शन है इसके लिए वह आता है कि यदि निवेश स्थान दूर है तो धन भुगतान व अन्य तकनीकी कठिनाइयों के कारण काफी समय नष्ट हो सकता है, इसलिए कुछ धन तरल अवस्था में भी हमें रखना चाहिए। इसके बाद आता है ब्याज दर के अतिरिक्त अन्य लाभों को भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे आयकर में छूट, बोनस आदि। इसमें जो अगला मार्गदर्शन है वह है निवेश कीमतों से क्रय क्षमता भी सुरक्षित होनी चाहिए। निवेश किए हुए धन का मूल्य बढ़ती कीमतों से अधिक नहीं है तो समरूप अवश्य होना चाहिए। बचत खातों में लाभांश की दर कम होती है जबकि अंश, जमीन, यूनिट्स आदि का लाभांश बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए अधिक होता है। तो यह था उचित निवेश के कुछ मार्गदर्शन। इसके बाद आता है सामान्य भविष्य निधि योजना के बारे में लिखिए। सामान्य भविष्य निधि योजना क्या है? तो सामान्य भविष्य निधि योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। प्रति माह वेतन का 12% या कर्मचारी की इच्छा पर इससे अधिक धनराशि वेतन में से काटकर उसके भविष्य निधि खाता में जमा करवा दी जाती है। कर्मचारी के रिटायर होने के बाद या फिर उसके निधन होने के बाद उस जमा राशि को ब्याज सहित उसे वापस दे दिया जाता है। इसमें कर्मचारी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना पड़ता है। इसके बाद आता है मासिक आय योजना एवं राष्ट्रीय बचत पत्र की कोई 5 विशेषताओं की
तुलना कीजिए। मासिक आय योजना क्या है और राष्ट्रीय बचत पत्र किसे कहते हैं। मासिक आय योजना है, इसके नियम केंद्रीय सरकार बचत बैंक अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया है। इस योजना में ब्याज जमा की तारीख से महीने के समाप्ति पर जमाकर्ता को मासिक रूप से दिया जाता है। इस योजना में एकल व्यक्ति 4.5 लाख तथा संयुक्त रूप से 9 लाख तक जमा करा सकता है। यह धन 6 वर्ष के लिए जमा कराया जाता है। इस योजना में पहले मासिक ब्याज 13% तक मिलता था, पर वर्तमान में इस पर मिलने वाला ब्याज 8% है। इस योजना में ब्याज मासिक रूप से प्राप्त होता है। पहले अवधि की समाप्ति पर 10% बोनस मिलता था, जो अब 5% कर दिया गया है। ब्याज पर आयकर देना पड़ता है। यह था मासिक आय योजना। इसके बाद राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र में प्रतिवर्ष 8% ब्याज मिलती है। यह 100 रुपए से प्रारंभ होती है तथा इन प्रमाण पत्रों को खरीदने के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। इसमें आयकर से छूट मिलती है। इस बचत पत्र से नियमित आय भी होती है। इसके बाद हमारे बुक में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है बचत तथा विनियोग की सुविधाएं हैं। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है डाकघर, दूसरा है बैंक, तीसरा है जीवन बीमा निगम और चौथा है ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी। बचत और विनियोग की सुविधाएं में डाकघर, बैंक, जीवन बीमा निगम ये सभी आएंगे। फिर जो अगला प्रश्न है वह है जीवन बीमा से लाभ है, जिसमें पहला ऑप्शन है आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता, दूसरा है आयकर से छूट, तीसरा है बचत का अच्छा साधन, चौथा है ये सभी। इसका भी आंसर चौथा होगा, ये सभी। जीवन बीमा से लाभ होते हैं, उसमें आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता भी मिलती है, आयकर से छूट भी मिलता है और बचत का यह एक अच्छा साधन भी है। इसके बाद आता है तीसरा बैंक के कार्य हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है खाता खोलना, दूसरा है जनता का धन विभिन्न योजनाओं में जमा कराना और तीसरा है मांग पर चेक, ड्राफ्ट आदि से पैसा वापस करना, चौथा है ये सभी। तो इसका भी आंसर होगा चौथा, ये सभी। उसके बाद प्रश्न आता है इनमें से बैंक के किस खाते में ब्याज नहीं मिलता है, जिसमें पहला ऑप्शन है बचत खाता, दूसरा है सावधि खाता, तीसरा चालू खाता और चौथा है आवर्ती खाता। तो इसका आंसर होगा चालू खाता। बैंक के चालू खाता में ब्याज नहीं मिलता है। इसका अगला प्रश्न है बचत सुरक्षित नहीं करता है, जिसमें पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्य काल और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा भूतकाल। बचत सुरक्षित नहीं करता है भूतकाल को, हम अपने पास्ट को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। अब इनमें से कौन बैंक द्वारा दिए जाने वाला ऋण नहीं है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मकान, दूसरा है शादी, तीसरा है शिक्षा और चौथा है सामानों की खरीद। तो इसका आंसर होगा दूसरा, शादी। इसके बाद आता है बचत का मतलब है, जिसमें पहला ऑप्शन है आय को खर्च नहीं करना, दूसरा है खर्च को कम करना, तीसरा है खर्च के बाद बची राशि और चौथा है विलंबित खर्च। तो इसका आंसर होगा खर्च के बाद बची राशि। बचत का मतलब होता है खर्च के बाद बची हुई राशि। इसी में अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है सावधि जमा, दूसरा है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, तीसरा है डाकघर मासिक आय योजना, चौथा है किसान विकास पत्र। तो इसका आंसर होगा तीसरा, डाकघर मासिक आय योजना। यह जो है यह एक बार का निवेश नहीं होता है। उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता,
जिसमें पहला ऑप्शन है सावधि जमा, दूसरा है जीवन बीमा, तीसरा है पब्लिक भविष्य निधि और चौथा है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। तो इसका आंसर होगा सावधि जमा। सावधि जमा में निवेश में आयकर में छूट नहीं मिलता है। इसके बाद इसी में अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है 30 अक्टूबर, दूसरा है 2 नवंबर, तीसरा है 10 नवंबर और चौथा है 14 नवंबर। तो इसका आंसर होगा पहला 30 अक्टूबर। प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। इसमें अगला जो प्रश्न है वह है पारिवारिक साधन है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है भोजन, वस्त्र, मकान, दूसरा है धन संपत्ति, तीसरा है सभी उपकरण और चौथा है पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो इसका आंसर होगा दूसरा धन संपत्ति। इसके बाद दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है जिस बचत राशि पर ब्याज प्राप्त हो उसे रिक्त स्थान कहते हैं, उसे विनियोग कहते हैं। दूसरा है रिक्त स्थान भविष्य के लिए बचत बहुत आवश्यक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? सुरक्षित, सुरक्षित भविष्य के लिए बचत बहुत आवश्यक है। तीसरा आता है आपातकालीन रिक्त स्थान आकस्मिक होती है। तो यहाँ आप लिखेंगे स्थितियां, आपातकालीन स्थितियां आकस्मिक होती है। इसके बाद आता है बचत योजना रिक्त स्थान होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यथार्थवादी, बचत योजना यथार्थवादी होनी चाहिए। इसमें अगला है भारत सरकार द्वारा बहुत सी रिक्त स्थान चलाई गई है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा बचत योजनाएं, भारत सरकार द्वारा बहुत सी बचत योजनाएं चलाई गई हैं। इसके बाद है बचत के लाभ रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान है। तो यहाँ आप फिल करेंगे आपात स्थिति में मदद तथा वित्तीय स्वतंत्रता। बचत के लाभ आपात स्थिति में मदद तथा वित्तीय स्वतंत्रता है। इसके बाद आता है सत्य या असत्य कथन। इसमें पहला है भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अधिकांश लोग बचत करते हैं, यह कथन सत्य है। दूसरा है जो धन एक अवधि में बचाया जाता है उसका निवेश करके ब्याज प्राप्त नहीं की जा सकती है, यह कथन असत्य है। तीसरा है बचत किया हुआ धन निवेश न करने पर वर्ष प्रति वर्ष उतना ही रहता है, यह सत्य है। इसमें चौथा है समय के साथ परिवार की आवश्यकताएं परिवर्तित नहीं होती, यह कथन असत्य है। पांचवा है बचत संकटकालीन पूंजी होती है, यह कथन सत्य है। इसके बाद हमारे बुक में कुछ उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल प्रश्न दिए गए हैं, आइए उसे देखते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है धन का निवेश करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो धन का निवेश करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला है बचतकर्ता की बचत निवेश की क्षमता। धन का जमा करना जमाकर्ता के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। कई योजनाओं में जैसे यूनिट्स में जमा करने की न्यूनतम राशि निर्धारित की जाती है। यदि वह न्यूनतम राशि जमाकर्ता के सामर्थ्य से बाहर है तो उसके लिए यह योजना उचित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में दूसरी बचत योजनाओं के बारे में उसे सोचना चाहिए। दूसरा आता है विनियोग की सुरक्षा। परिवार के लिए विनियोग का साधन चुनते समय इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि धनराशि हर तरह से सुरक्षित है या नहीं। उसके बाद आता है निवेश राशि पर उच्च ब्याज दर। निवेश का वही साधन अच्छा होता है जिसमें हमें इस राशि पर ब्याज अधिक मिलता है। उसके बाद आता है पूंजी की तरलता। पूंजी की तरलता का अर्थ है आपातकालीन स्थिति में अपनी राशि को भुना जा सके।
इस प्रकार बचत का जो निवेश करना चाहिए जिसमें आपातकाल में बिना ब्याज हुए धनराशि हमें जल्दी से मिल जाए। उसके बाद आता है विनियोग का सरल व उपयुक्त स्थान। निवेश का स्थान दूर नहीं होना चाहिए, अन्यथा धन के भुगतान व अन्य तकनीकी कठिनाइयों के कारण काफी समय नष्ट हो जाता है। उसके बाद आता है प्रलोभन अवसर और प्रोत्साहन। ब्याज की अधिक दर के साथ अतिरिक्त कई अन्य लाभ विभिन्न योजनाओं से मिलते हैं। जैसे जीवन बीमा में बीमेदार की मृत्यु होने पर उसके द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी को बीमे की राशि मिल जाती है। इसके अतिरिक्त आयकर में छूट भी मिलती है और साथ ही साथ बोनस भी मिलता है। उसके बाद आता है क्रय क्षमता। बढ़ती कीमतों से निवेश की राशि की क्रय क्षमता भी सुरक्षित होनी चाहिए। शेयर, जमीन, यूनिट्स आदि का लाभांश बढ़ती महंगाई को देखते हुए अधिक होता है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न दिया गया है वह है, आपका मित्र भविष्य में अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ धन का निवेश करना चाहता है। उसे निवेश की 2 योजनाएं सुझाइए तथा प्रत्येक के 2 लाभ भी लिखिए। तो आपका मित्र धन का LIC व निश्चित अवधि जमा खाता में धन का निवेश कर सकता है। LIC के क्या लाभ हैं? इसमें ज्यादा ब्याज दर होता है और आयकर में छूट भी मिलती है। और जो निश्चित अवधि जमा खाता है उसके क्या लाभ हैं? तो उसमें निश्चित अवधि जमा खाता में अधिक ब्याज प्राप्त होता है और ऋण की सुविधा भी इसमें उपलब्ध होती है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, आपके पिता आयकर की छूट के लिए धन का निवेश करना चाहते हैं। ऐसी 2 योजनाओं का सुझाव दीजिए व उनके लाभ व हानियां भी लिखिए। तो आयकर की छूट के लिए 2 योजनाएं जिसमें धन का निवेश कर सकते हैं वह है जीवन बीमा और राष्ट्रीय जमा योजना। जीवन बीमा यानी LIC के लाभ में आप लिख सकते हैं कि इस योजना के द्वारा परिवार को आर्थिक सुरक्षा दी जाती है, विशेष तौर पर आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में। और दूसरा लाभ आप लिख सकते हैं कि वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता मिलती है। उसके बाद LIC की हानियां क्या है? इसमें पूंजी की तरलता नहीं होती है और यह उस व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है जिसकी आय सीमित है और अकेला कमाने वाला है। उसके बाद अवधि पूरी होने से पहले यदि धन की आवश्यकता हो तो प्राप्त नहीं हो सकती है। यह LIC की हानियां हैं। तो इस तरह हमारा जो यह पाठ है बचत तथा निवेश, इसका प्रश्नोत्तर अब समाप्त होता है। वीडियो के अंत में मैं एक प्रश्न दे रही हूँ जिसे आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न है, आयकर बचाने के लिए आपके पिताजी बैंक या डाक खाने में निवेश करना चाहते हैं। इन दोनों से उपलब्ध निवेश की किन्हीं 2 योजनाओं से मिलने वाली 5 विशेषताओं की तुलना कीजिए जिनके आधार पर वह सही विकल्प चुन सकें। इस प्रश्न का उत्तर आप खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।